हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम अप्रैल 3rd वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Who has been appointed as the director of the National Judicial Academy, भोपाल? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, जस्टिस अनिरुद्ध बोस। आपको जानना चाहिए, जस्टिस अनिरुद्ध बोस अपने 5 साल के कार्यकाल के बाद सुप्रीम कोर्ट से जज के तौर पर रिटायर हो चुके हैं और अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टर नियुक्त किया है नेशनल जुडिशल एकेडमी भोपाल में। देखिए, क्वेश्चन 2 तरह से इंपॉर्टेंट है। एक तो इनकी अपॉइंटमेंट ही, जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस हैं, कि इनको नेशनल जुडिशल एकेडमी का डायरेक्टर बनाया गया। दूसरा, ये कई बार स्ट्रेटेजी में पूछा जाता है कि नेशनल जुडिशल एकेडमी कहाँ पर है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका रहेगा भोपाल। बाकी आपको एक फैक्ट और जान लेना चाहिए कि 11 नवंबर को जस्टिस संजीव खन्ना जो है 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, क्योंकि जो DY चंद्रचूड़ हैं उनका रिटायरमेंट है नवंबर में। Who was appointed to the post of Joint Director at the Central Bureau of Investigation? केंद्रीय जांच ब्यूरो में संयुक्त निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, अनुराग कुमार। देखिए, सीनियर IPS ऑफिसर अनुराग कुमार, इन्हें जॉइंट डायरेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नियुक्त किया गया है और इनका टेन्योर 24 फरवरी 2027 तक रहने वाला है। CBI की अगर हम बात करें, आप सभी जानते हैं कि एक डोमेस्टिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है हमारे भारत में और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के तहत ये कार्य करती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। 1965 में इसकी स्थापना की गई थी और ये RTI के तहत नहीं आती है और इंटरपोल में भारत का नेतृत्व करती है। मतलब कोई बात हो इंटरपोल की ओर से, भारत के साथ कोई साझेदारी करनी हो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो CBI से ही कॉन्टैक्ट किया जाता है। परवीन सूद CBI के डायरेक्टर हैं। आपको ये भी जानना चाहिए कि IPS ऑफिसर लव कुमार, इन्हें इंस्पेक्टर जनरल IG नियुक्त किया गया है स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स में 2 साल की अवधि के लिए। Who has been awarded ट्यूरिंग अवार्ड 2023? ट्यूरिंग अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, अवी विजडरसन। देखिए, अवी विजडरसन जो कि एक इजरायली मैथमेटिशियन है और कंप्यूटर साइंस में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, इन्हें ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया है साल 2023 के लिए और ये इनकी रिसर्च के लिए दिया गया है जो कि कंप्यूटर एल्गोरिदम से संबंधित रही। आपको बताएं, 2021 का एबेल प्राइज़ भी इन्होंने जीता है अपने थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में वर्क के लिए और पहले पर्सन बन गए हैं जिन्हें ये ट्यूरिंग अवार्ड भी मिला हुआ है और एबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। ट्यूरिंग अवार्ड की अगर हम बात करें, एक एनुअल प्राइज़ है जो कि एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी द्वारा दिया जाता है उस इंडिविजुअल को जिसने कंप्यूटिंग के फील्ड में अपना योगदान दिया हो, महत्वपूर्ण योगदान दिया हो और $1 मिलियन US का इसमें प्राइज़ दिया जाता है। इसे नोबेल प्राइज़ ऑफ कंप्यूटिंग भी कहते हैं। इसका नाम एलन ट्यूरिंग के नाम पर है, जो कि ब्रिटिश मैथमेटिशियन रहे हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट रहे हैं, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी बोला जाता है। पहली बार ये अवार्ड 1966 में दिया गया था। Who has been selected for the prestigious John Dirks Award in Global Health? जॉन ड्रग्स पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, गगनजीत कांग। माफ़ कीजिएगा, ये ऑप्शन में नहीं लिखा इनका नाम है ना, माफ़ कीजिएगा, ये एक्सिस बैंक के बदले लिखना था मुझे। ये पिछली स्लाइड पर दोबारा करता हूँ ना मैं, प्रीवियस स्लाइड पर, तो उस वजह से ये पहला ऑप्शन हटाना भूल गया। यहाँ पर गगनदीप कांग आना था। चलिए खैर कोई नहीं, मैं इसको PDF में सही कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, डॉक्टर गगनदीप कांग जो कि डायरेक्टर हैं ग्लोबल हेल्थ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इन्हें जॉन ड्रग्स अवार्ड के लिए चुना गया है। ग्लोबल हेल्थ से संबंधित है ये अवार्ड
और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इसमें $1 लाख की प्राइज मनी दी जाती है हर एक रेसिपिएंट को। और ये अवार्ड गार्डनर फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, कनाडा बेस्ड फाउंडेशन है। विच कंपनी रिसीव्ड द 2024 गूगल क्लाउड सेल्स पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर इंडिया? किस कंपनी को भारत के लिए 2024 गूगल क्लाउड सेल्स पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, ब्रायो टेक्नोलॉजीज। देखिए ब्रायो टेक्नोलॉजीज जो कि क्लाउड सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, इन्हें 2024 गूगल क्लाउड सेल्स पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है भारत के लिए। और ब्रायो टेक्नोलॉजीज इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन हेल्पिंग कस्टमर एक्सेलरेट देयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी एंड अचीव देयर बिजनेस गोल्स विद AI एंड क्लाउड। Who has been honored with the South Asian Person of the Year award by Harvard University? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, अवंतिका वंदनापू। देखिए इंडियन अमेरिकन एक्ट्रेस अवंतिका वंदनापू, इन्हें साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। द एक्ट्रेस वॉज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स एंड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन बोथ द इंटरनेशनल एंड इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज। आगे बढ़ने से पहले एक कमेंट आया हुआ है एक्सपीरियंस का, और इनका सिलेक्शन हुआ है IBPS क्लर्क में, इंडियन बैंक इनको मिला है यूपी में जनरल कैटेगरी से, और हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े रहे हैं। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल कर एक कमेंट किया। और 100% जो है हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं जो देखते हैं हमारे करंट अफेयर्स, उनका मनोबल इससे बिल्कुल बढ़ेगा। विच कंट्री टेस्ट लॉन्च्ड अंगारा A5 स्पेस रॉकेट? अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का परीक्षण किस देश ने किया? सही आंसर ऑप्शन सी, रशिया है। देखिए रशिया ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है वोस्टोजनी कॉस्मोड्रोम से फार ईस्ट में। और आपको बता दें कई जो ये अंगारा रॉकेट है एक मतलब लॉन्च व्हीकल्स की फैमिली है, और कई सारे रॉकेट्स हैं इसमें, और मॉस्को बेस्ड क्रुश्चेव स्टेट रिसर्च एंड प्रोडक्शन स्पेस सेंटर द्वारा इनको डेवलप किया जा रहा है। Which two space agencies have signed an agreement to advance sustainable human exploration of the moon? किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों ने चंद्रमा के स्थायी मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, नासा एंड जैक्सा। देखिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा और जैक्सा यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है टू एडवांस सस्टेनेबल ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून, यानी कि मून पर जो ह्यूमन एक्सप्लोरेशन का कार्य है उसको एडवांस स्टेज में ले जाना। तो जैक्सा यहाँ पर डिज़ाइन करेगा, डेवलप करेगा और ऑपरेट करेगा एक रोवर को क्रूड एंड अनक्रूड एक्सप्लोरेशन के लिए, मतलब ह्यूमन और बिना ह्यूमन वाले मिशन जो चंद्रमा पर किए जाएंगे। वहीं नासा जो है विल प्रोवाइड द लॉन्च एंड डिलीवरी ऑफ द रोवर टू द मून एंड 2 अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जापानीज एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू द लूनर सरफेस। तो जापानीज एस्ट्रोनॉट्स लूनर सरफेस पर पहुंच सके इंश्योर करेगा नासा, रोवर भी प्रोवाइड कराएगा। एक और कमेंट यहाँ पर आया हुआ है शिवम तिवारी का, इनका NICL असिस्टेंट का एग्ज़ाम था और काफ़ी हेल्पफुल इनके रहा, इन्होंने 35 क्वेश्चंस यहाँ पर अटैम्प्ट किए हैं, और इनको भी ऑल द बेस्ट, आपका रिज़ल्ट अच्छा रहे। और मैंने एक वीडियो बनाई है NICL असिस्टेंट में जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कल ही अपलोड किए, उन्हें देख लीजिएगा आप। हाउ मच डिड द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड इन्वेस्ट इन iBus नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ने iBus नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में कितना निवेश किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, $200 मिलियन। और इसमें यहाँ पर एक एस्पिरेंट्स पूछते भी हैं सर आपके उससे कितना आया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली एक तो बहुत ही कंफ्यूजिंग सा लगता है कि आपको ये लोग ये भी बताएं कि कितने आया है ना। अब आपके सामने मैं पूरा रिव्यू लेकर आ जाता हूँ, ठीक है, आप उसमें खुद देख सकते हैं कि क्या क्या पूछा गया है, ठीक है, और बाकी मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर करता हूँ, ठीक है, पर एकदम तुरंत से बता देना कि कितने क्वेश्चन आए, क्योंकि टोटल क्वेश्चन नहीं हमारे पास होते हैं, कभी भी इतने बच्चा ध्यान रखता ही नहीं है ना। या तो बहुत सारे बच्चों का बेस हो आपके पास कि अलग अलग से इतने क्वेश्चन उससे पूछ लिए, इतने दूसरे से पूछ लिए, ठीक है, एक दो बच्चे से अगर पूछे तो इतने उसे याद नहीं रहते हैं, ठीक है, इतना याद रखना और संभव ही नहीं है कि सारे क्वेश्चन आके बिल्कुल जैसे एज इट इज़ पूछे गए थे वैसा ही बता दें। बाकी अगर आप हमारे डेली करंट अफेयर्स, खैर जो लोग डेली हमसे जुड़े हुए हैं या फिर कुछ पिछले 1 साल से जुड़े हुए हैं,
उनको तो क्वेश्चन देख के पता ही चल जाता है कि ये पढ़ाया हुआ है या नहीं पढ़ाया हुआ है, ठीक है, उनके लिए तो ईजी है। बाकी जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके मन में डाउट रहता है कि आपके यहाँ से कितने क्वेश्चन आए या कितने नहीं आए, ठीक है। हाउ मच इज द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, ये क्वेश्चन तो पढ़ लिया था, सही आंसर ऑप्शन सी है, $200 मिलियन। देखिए नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि NIIF, इसने $200 मिलियन लगभग 1660 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है आईबस नेटवर्क है इंफ्रास्ट्रक्चर में। जो ये आईबस नेटवर्क है इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड कराता है बड़े बड़े शहरों में, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है इसने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने। What is the projected growth rate of global merchandise trade volume in 2024 as per the World Trade Organization? विश्व व्यापार संगठन के अनुसार 2024 में वैश्विक व्यापारिक व्यापार की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 2.6%। देखिए इंडिया की जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट वैल्यू है कैलेंडर ईयर 2023 में ये डिक्रीज हुई है 5% से, अगर हम कैलेंडर ईयर 2022 से इसको कंपेयर करें। ऐसा कहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट ने। मर्चेंडाइज ट्रेड की अगर हम बात करें तो अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत 17वें नंबर पर रहा है, 1.8% शेयर रहा वर्ल्ड ट्रेड में, $432 बिलियन का। अगर हम इंपोर्ट में बात करें तो भारत 8वें नंबर पर रहा है, 2.8% शेयर रहा है पूरे वर्ल्ड ट्रेड में, और वैल्यू रही 673 बिलियन की। अगर हम कमर्शियल सर्विसेज ट्रेड की बात करें तो एक्सपोर्ट में भारत 7वें नंबर पर रहा है, इंपोर्ट की अगर हम बात करें कमर्शियल सर्विसेज की तो 9th पोजीशन पर रहा है। अब अगर हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से पूछा गया है कि जो वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम है वो 2.6% से बढ़ेगा 2024 में और 3.3% से 2025 में बढ़ेगा। विच कंपनी विल एक्वायर 60% स्टेक इन इन्वेस्को इंडिया एसेट मैनेजमेंट, कौन सी कंपनी इन्वेस्को इंडिया एसेट मैनेजमेंट में 60% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी? सही आंसर ऑप्शन डी है इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स। देखिए जो इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स है एक मॉरिशस बेस्ड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है हिंदुजा ग्रुप की। इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ये इन्वेस्को एसेट मैनेजमेंट इंडिया में 60% का स्टेक जो है प्राप्त करेंगे। इन्वेस्को अगर की हम बात करें तो अब इसके पास जो है रिमेनिंग 40% स्टेक रहेंगे। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स की। इसने हाल ही में रिलायंस कैपिटल और इसकी सब्सिडरीज को भी एक्वायर किया है 9,650 करोड़ रुपए में। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद फिजडम टू ऑफर स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज, स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने फिजडम के साथ साझेदारी की? सही आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटका बैंक। देखिए जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है कर्नाटका बैंक, इन्होंने अपना कोलैबोरेशन किया है फिजडम के साथ, जिसके तहत जो कैनरा बैंक की जो कर्नाटका बैंक की बैंकिंग ऐप है KBL मोबाइल प्लस, ठीक है, यहाँ पर 3-in-1 सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, सेविंग्स, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो एक ऐप पर ही आप सेविंग्स अकाउंट भी अपना मैनेज कर सकते हैं, डीमैट भी और ट्रेडिंग अकाउंट्स भी। वेयर वर द वारहेड फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ द मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम कंडक्टेड, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली के वॉरहेड उड़ान परीक्षण कहाँ आयोजित किए गए? सही आंसर ऑप्शन भी है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। देखिए मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम इंडिया से डेवलप्ड किया गया है, डिज़ाइन किया गया है DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी जो स्ट्राइक रेंज है 2.5 किलोमीटर की है। अब इसका वारहेड फ्लाइट ट्रायल्स हाल ही में संपन्न किए गए पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। Who has been appointed as the coach of the senior national women's hockey team by Hockey India? हॉकी इंडिया ने सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है हरिंदर सिंह। देखिए हॉकी इंडिया ने हरिंदर सिंह जो कि फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर रहे हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड रहे हैं, इन्हें सीनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया है। ये इस पद पर जेनिके शोपमैन को जो है रिप्लेस कर रहे हैं या सक्सीड कर रहे हैं। ये फॉर्मर डच हॉकी प्लेयर रह चुके हैं जिन्होंने हाल ही में इंडियन नेशनल वुमेन्स टीम के कोच पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि टीम पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। हरिंदर सिंह जो है 2028 के जो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स हैं तब तक इस पद पर बने रहेंगे। विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस बाय अटैकिंग इसराइल, हाल ही में किस देश ने इसराइल पर हमला करके ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस को अंजाम दिया? सही आंसर ऑप्शन ए है ईरान। देखिए 13 अप्रैल 2024 को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर्प्स ऑफ ईरान, इन्होंने पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस ऑफ इराक एंड लेबनीज ग्रुप हिजबुल्लाह और हाउतीस जो यमन से है, इनके साथ मिलकर इसराइल पर अटैक किया। काफ़ी सारी ड्रोन्स, क्रूइज एंड बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया।
और ये एक रिटेलिएटरी अटैक था, इसका नाम दिया गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। हाल ही में इसराइल ने एयर स्ट्राइक की थी जो ईरान की एम्बेसी है डेमस्कस में 1 अप्रैल के दिन, और 16 लोग उसमें मारे गए थे। तो उसी का जवाब यहाँ पर ईरान ने दिया है, और ये ईरान का फर्स्ट डायरेक्ट अटैक है इसराइल के ऊपर। Who has been selected to serve as International Monetary Fund Managing Director for a second 5-year term? 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। देखिए, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, इन्होंने क्रिस्टलिना को IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर फिर से नियुक्त किया है अगले 5 साल के लिए। 1 अक्टूबर 2024 से इनका ये दूसरा कार्यकाल शुरू होगा। आपको बता दें, क्रिस्टलिना बुल्गारियन इकोनॉमिस्ट है और 2019 से ही जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसकी 12वीं मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यरत है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और 190 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें, 189 तो UN कंट्रीज़ प्लस कोसोवो। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है और इसे ग्लोबल लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट टू द नेशनल गवर्नमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो नेशनल गवर्नमेंट्स है उनके लिए एक आखिरी उम्मीद होती है लोन की, और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी में भी इसका कार्य रहता है। आपको बता दें, जुलाई 2024 में इसकी स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान, और फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर इसकी फ़िलहाल गीता गोपीनाथ हैं। अभी ये जो है पोस्ट क्रिएट की गई, तो गीता गोपीनाथ प्रेजेंट में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और पियर ऑलिवर गोरिंचास ये चीफ इकोनॉमिस्ट हैं IMF में साल 2022 से ही। विच इंडियन फिल्म मेकर्स फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट विल कम्पीट एट द अपकमिंग कांस फिल्म फेस्टिवल? किस भारतीय फिल्म निर्माता की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट आगामी कांस फिल्म महोत्सव में प्रतिस्पर्धा करेगी? सही आंसर ऑप्शन डी है, पायल कपाड़िया। देखिए, इंडियन फिल्म मेकर पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इसको कंपटीशन कैटेगरी के लिए सिलेक्ट किया गया है 77th एडिशन ऑफ कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में। आपको बता दें, इसके अलावा जो है 19 अदर्स भी इसमें जो है सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो भारत की ओर से ऑल वी इमेजिन एज लाइट को सिलेक्ट किया गया है, और 30 साल बाद लगभग ये फर्स्ट इंडियन फिल्म बन गई है जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल में compete करती नज़र आएगी। 1994 में जो लास्ट इंडियन फिल्म थी वो साजी एन नरुन की सोहम थी। नाइफ इज़ अ मेमोर रिटन बाय विच ऑथर? नाइफ किस लेखक द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है? सही आंसर ऑप्शन सी है, सलमान रश्दी। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, आजकल ऐसे एग्जाम में देखा जाता है बुक्स वगैरह पूछे नहीं जाते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बुक्स लिखते हैं तो वो एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे JK रोलिंग या सलमान रश्दी है ना, इनकी बुक्स। तो सही आंसर सलमान रश्दी है। तो इंडियन बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन नॉवलिस्ट सलमान रश्दी, इन्होंने अपना एक मेमोआर रिलीज़ किया जिसका नाम है नाइफ। आप सभी जानते हैं 2022 में पब्लिक इवेंट के दौरान इसको स्टैप किया गया था और आइस पर भी अटैक किया गया था, तो एक आँख की रोशनी की बुरी तरह से चली गई है, तो उसी के बारे में इन्होंने इसमें जिक्र किया है। 1988 में इनका एक नोवेल आया था द सेनेटिक वर्सेस, तो तब से भी जो है डेथ थ्रेट्स इनको मिलती आ रही हैं ईरान के सुप्रीम लीडर से। और इनका जो सेकंड नॉवल था मिडनाइट चिल्ड्रन, इसको 1981 में बुकर प्राइज मिला था। रोहित शर्मा became the first Indian to hammer 500 sixes in T20 cricket. Which batter has the most number of sixes at 1056? रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने। किस बल्लेबाज के नाम सर्वाधिक 1056 छक्के हैं? सही आंसर ऑप्शन ए, क्रिस गेल है। देखिए, फॉर्मर मुंबई इंडियंस कैप्टन रोहित शर्मा ये फर्स्ट इंडियन प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाए हैं। इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं वेस्ट इंडीज के लीजेंड बैट्समैन क्रिस गेल, जिन्होंने 1056 छक्के लगाए हैं 463 मैचेस में। ओवरऑल रोहित शर्मा 5th प्लेयर हैं अगर हम 500 या इससे अधिक के सिक्सेस की बात करते हैं। पहले नंबर पर क्रिस गेल हैं, फिर केरन पोलार्ड हैं, फिर आंद्रे रसल हैं, फिर कॉलिन मुनरो हैं और फिर रोहित शर्मा आते हैं। Which football club secured its first Bundesliga title following its 5-0 victory over Werder Bremen? वेडर ब्रेमन पर 5-0 की जीत के बाद किस फुटबॉल क्लब ने अपना पहला बुंडेसलीगा खिताब जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है, बेयर लेवरकुसेन। देखिए, बेयर लेवरकुसेन इन्होंने अपना फर्स्ट एवर बुंडेसलीगा टाइटल जीता है। इन्होंने वेडर ब्रेमन को 5-0 से हराया है, और इसी के साथ जो बेयर म्यूनिख की जो लगातार 11 विक्ट्रीज चल रही थी इस टाइटल की, उसे भी तोड़ा है।
बुंडेसलीगा आपको बता दें जर्मनी का एक प्रीमियर फुटबॉल कंपटीशन है। वेयर इज द वर्ल्ड हेमोफिलिया डे ऑब्जर्व्ड? विश्व हेमोफिलिया दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है अप्रैल 17। देखिए हर साल 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफिलिया डे मनाया जाता है और इस डे को शुरुआत की थी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफिलिया के द्वारा। 2024 में इस डे का थीम रहेगा इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। आपको जानना चाहिए जो हेमोफिलिया है ये जो फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 प्रोटीन होते हैं उनमें मेल फंक्शन के कारण होते हैं। तो ये जो प्रोटीन है या फिर ये जो फैक्टर है फैक्टर 8 फैक्टर 9 प्रोटीन, ठीक है, ये ब्लड क्लोटिंग के लिए जो है रिक्वायरमेंट इनकी होती है। ठीक है, तो ब्लड क्लोट होने में थोड़ी दिक्कत होती है। मान लीजिए आपका कहीं से कट गया तो खून बह ही रहा है, क्लोट ही नहीं हो रहा है ना, तो क्लोटिंग भी ज़रूरी होती है। तो इससे क्या होता है जो एबनॉर्मलिटी हो जाती है फिर ब्लड सर्कुलेशन में। What is India's total installed renewable energy capacity as of March 31st, 2024? 31 मार्च 2024 तक भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है? सही आंसर ऑप्शन बी है 143.64 गीगावाट। देखिए भारत ने 2023-24 में 18.48 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड की है, जबकि 2022-23 में केवल 15.27 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड की थी। ठीक है, ऐसा कहा है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। आपको बता दें ये भी कहा गया है कि यदि हम 2030 तक 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता चाहते हैं, जो हमारा टारगेट है, उसके लिए हमें अगले 6 साल तक हर साल 50 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड करनी होगी। इंडिया की जो इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है 31 मार्च 2024 तक ये 143.64 गीगावाट की है। अगर हम इसमें से 47 गीगावाट की जो लार्ज हाइड्रो पावर कैपेसिटी है उसको अलग कर दें तो। अच्छा, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करते हैं तो पहले नंबर पर सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी आती है 81.81 गीगावाट, फिर है विंड एनर्जी 46 गीगावाट, फिर है बायोमास एनर्जी 9.43 गीगावाट, फिर है स्मॉल हाइड्रो पावर 5 गीगावाट। स्टेट्स की बात करें तो गुजरात और राजस्थान ये लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वाले स्टेट्स हैं 27 गीगावाट ईच। फिर तमिलनाडु आता है, फिर कर्नाटक आता है, फिर महाराष्ट्र आता है। What is the name of the new digital platform introduced by the Government of India for dispersing subsidies to horticulture farmers under the Cluster Development Program? क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है CDP सुरक्षा। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नए प्लेटफॉर्म के साथ आए हैं जिसका नाम है CDP सुरक्षा। इसके तहत जो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके तहत जो भी हॉर्टिकल्चर फार्मर्स हैं उनको सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएगी। सुरक्षा प्लेटफॉर्म में सुरक्षा का मतलब है सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन, नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। तो जो भी फार्मर्स हैं, ठीक है, उनके जो बैंक अकाउंट हैं उनमें सब्सिडीज दी जाएगी। जो ई-रूपी वाउचर है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, उनको यूटिलाइज किया जाएगा ई-रूपी वाउचर्स को। CDP सुरक्षा में कई तरह के फीचर हैं जैसा डेटाबेस इंटीग्रेशन विद PM किसान, क्लाउड बेस्ड सर्वर स्पेस फ्रॉम NIC, UIDAI वैलिडेशन, ई-रूपी इंटीग्रेशन, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जियो टैगिंग एंड जियो फेंसिंग। आपको बता दें जो ये CDP है यानी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो स्कीम है उसी का ये एक कंपोनेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर द्वारा साल 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। अगर हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करें तो इनका प्रोडक्शन हाल ही के सालों में कुछ बढ़ा है। 2010-11 में 240.53 मिलियन टन्स का था, वहीं बढ़कर ये 2020-21 में 334.60 मिलियन टन्स का हो चुका है। What was the monetary penalty imposed on United Mercantile Urban Cooperative Bank Limited कानपुर by the RBI? RBI द्वारा यूनाइटेड मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कानपुर पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है 3 लाख रुपए का। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में यूनाइटेड मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कानपुर पर 3 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मोनथ भांजन UP, ठीक है, इस पर भी माऊ बोलते हैं इसको, इस पर 5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। RBI ने 5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है नगर सहकारी बैंक लिमिटेड महाराजगंज UP पर। साथ ही 3 लाख रुपए की पेनल्टी RBI ने लगाई है पंचकुला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर। Which bank has appointed Deepak Sharma as its board director board member independent director? किस बैंक ने दीपक शर्मा को
अपना बोर्ड सदस्य स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक SSFB, इसने दीपक शर्मा को अपना बोर्ड मेंबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं, MD एंड CEO भास्कर बाबू रामचंद्रन है। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन है, अ बैंक ऑफ स्माइल। Which of the following has completed the rupees 6,000 crore deal to acquire L&T infrastructure development projects? निम्नलिखित में से किसने L&T infrastructure development project के अधिग्रहण के लिए 6,000 करोड़ रुपए का सौदा पूरा कर लिया? सही आंसर ऑप्शन डी है, एडलवेस अल्टरनेटिव्स। देखिए एडलवेस अल्टरनेटिव्स, इन्होंने 6,000 करोड़ रुपए की डील जो है कंप्लीट कर लिया, जिसके तहत L&T इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को ये एक्वायर कर रहे हैं। जो ये L&T इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इनके कई तरह के बिजनेस है, जैसे रोड असेट्स एंड पावर ट्रांसमिशन लाइंस के। और साथ ही जो L&T इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, ये एक जॉइंट वेंचर है, जहाँ पर L&T के पास 51% स्टेक है और दूसरा पार्टनर है कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट, जिसके पास रेस्ट 49% स्टेक है। तो ये डील पहले दिसंबर 2022 में जो है अनाउंस की गई थी और एडलवेस यहाँ पर 100% ओनरशिप प्राप्त कर रहा है इसमें। विच कंट्री ओपन इट्स थर्ड पोस्ट ऑफिस इन अंटार्कटिका? किस देश ने अंटार्कटिका में अपना तीसरा डाकघर खोला है? सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। देखिए इंडिया पोस्ट ने अपना थर्ड पोस्ट ऑफिस ओपन किया है अंटार्कटिका में, साउथ पोल के पास। और यहाँ पर 50 से 100 साइंटिस्ट जो है अलग अलग मंथ्स में कार्य करते रहते हैं अंटार्कटिका में। जो है न्यू पोस्ट ऑफिस को इनोग्रेट किया गया है भारतीय स्टेशन अंटार्कटिका में थ्रू वेब लिंक बाय के शर्मा, जो कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल है महाराष्ट्र के। इससे पहले पोस्ट डिपार्टमेंट ने जो है पोस्ट ऑफिस यहाँ पर ओपन किया था दक्षिण गंगोत्री स्टेशन में 1984 में, और फिर मैत्री स्टेशन में 1990 में। आपको ये जानना चाहिए कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा में है। हु वॉन द बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 इन द मेंस सिंगल्स कैटेगरी? पुरुष एकल वर्ग में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 किसने जीती? सही आंसर ऑप्शन डी है, जोनाथन क्रिस्टी। देखिए 2024 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप्स ये निंगबो चाइना में संपन्न हुई। इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी ने मैन सिंगल्स टाइटल यहाँ पर जीता है, ली शिफिंग को हराया इन्होंने फाइनल में। वीमेन सिंगल्स फाइनल की बात करें तो चाइना की वांग जी ने अपनी कंपेट्रिएट चाइना की शेन यूफेई को हराया है। मेंस डबल्स में बात करें तो चाइना की लियांग विकिंग और वांग चांग इनकी जोड़ी ने जीता है। वुमेन्स डबल्स साउथ कोरिया की जोड़ी बेक हाना और ली सोही ने जीता है। मिक्स डबल्स में चाइना की फेंग यांजे और हुआंग टोंगपिंग ने जीता है। Which institution has developed a sustainable hydrogel to remove microplastics from water? किस संस्थान ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए एक स्थायी हाइड्रोजेल विकसित किया? सही आंसर ऑप्शन ए है, IISc। देखिए जो रिसर्चर्स हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के, इन्होंने एक सस्टेनेबल हाइड्रोजेल जो है डिज़ाइन किया है ताकि वाटर से माइक्रोप्लास्टिक्स रिमूव किए जा सकें। ये जो हाइड्रोजेल है इसमें 3 तरह की डिफरेंट पॉलीमर लेयर है। एक तो है चितोसन, दूसरा है पॉलीवाइनिल अल्कोहल, तीसरा है पॉलीएनिलीन। ठीक है, तो इन तीनों को इंटरवेंट किया गया है और एक इंटरपेनिट्रेटिंग पॉलीमर नेटवर्क आर्किटेक्चर बनाया गया है। आपको जानना चाहिए माइक्रोप्लास्टिक हम ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी डेंजरस रहते हैं, इक्वेटिक लाइफ के लिए भी काफ़ी डेंजरस रहते हैं। काफ़ी टाइनी जो है प्लास्टिक डेबरी होते हैं ये, जो हमारी बॉडीज़ में आ सकते हैं वाटर के थ्रू जब हम पीते हैं, है ना, और इलनेस की जो है रिस्क बढ़ा सकते हैं। वैसे माइक्रोप्लास्टिक्स को अगर आप डिफाइन करें तो स्मॉल प्लास्टिक पीस होते हैं लेस देन 5 मिलीमीटर्स। विच कंट्री टॉप द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स फॉर 2024? 2024 के लिए विश्व साइबर अपराध सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? सही आंसर ऑप्शन सी, रशिया है। देखिए हम वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स की बात करें, जहाँ पर 100 कंट्रीज को रैंक किया गया है अकॉर्डिंग टू वेरियस कैटेगरीज ऑफ साइबर क्राइम इंक्लूडिंग रैंसमवेयर, क्रेडिट कार्ड थेफ्ट एंड स्कैम्स। भारत इसमें 10वें नंबर पर है, रशिया टॉप पर है, उसके बाद फिर यूक्रेन, चाइना, US, नाइजीरिया और रोमानिया आते हैं। नॉर्थ कोरिया 7वें नंबर पर है, UK 8वें पर और ब्राज़ील 9वें पर और भारत 10वें पर। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स को डेवलप किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स सिडनी के द्वारा, और यूरोपियन यूनियन सपोर्टेड प्रोजेक्ट क्रिमगो ने इसको फंडिंग दी। व्हेन इज द वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, अप्रैल 18।
आपको जानना चाहिए कि हर साल 18 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज डे भी कहते हैं, ये मनाया जाता है हर साल। अभी इसका थीम घोषित नहीं हुआ है जब तक मैं ये बना रहा था क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसका थीम कोई घोषित होता है इस साल तो हम उसको असाइनमेंट क्वेश्चन में ऐड कर लेंगे। आपको जानना चाहिए कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ये पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है। अच्छा, अगर हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो यूनेस्को द्वारा टैग दिया जाता है, और अप्रैल 2024 तक की अगर हम बात करें लगभग 168 देशों में 1199 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और टॉप पर कौन आता है, किस देश में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, वो है इटली, 59 यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। दूसरे नंबर पर चाइना आता है, यहाँ पर 57 है। तीसरे नंबर पर फ्रांस आता है और जर्मनी आता है, 52 यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अब अगर अपने भारत की बात करें तो 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं भारत में। इनमें से 34 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये मिक्स्ड टाइप हेरिटेज साइट है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो भारत 6ठे नंबर पर आता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में। और सबसे पहली बार जिन मॉन्यूमेंट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया था, ये 1983 में दिया गया था अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल को। आपको बता दें जो मोस्ट रिसेंट साइट्स हैं जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज टैग दिया गया है भारत में, वो शांति निकेतन है और सेक्रेट एंसेम्बल्स ऑफ होयसाला ने, जिन्हें 2023 में दिया गया। Where was the 5th edition of the India-Uzbekistan Joint Military Exercise दोस्तलिक conducted? भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, तर्मीज उज्बेकिस्तान। देखिए इंडियन आर्मी कंटिजेंट, इन्होंने हाल ही में इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दोस्तलिक इसके 5th एडिशन में पार्टिसिपेट किया है। ये एक्सरसाइज तर्मीज उज्बेकिस्तान में संपन्न हुई। आपको बता दें ये जो एक्सरसाइज दोस्तलिक है ये ईयरली इवेंट है, अल्टरनेटिवली होता है, एक बार इंडिया में एक बार उज्बेकिस्तान में। लास्ट एडिशन पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था फरवरी 2023 में। अगर हम बात करें भारत की ओर से किसने पार्टिसिपेट किया तो इंडियन आर्मी के 45 पर्सनल जो कि ज़्यादातर जाट रेजिमेंट से थे और 15 पर्सनल इंडियन एयरफोर्स से थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। What is the rank of Indira Gandhi International Airport in the list of the world's busiest airports for 2023? 2023 के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की रैंक क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी 10th। आपको जानना चाहिए कि दिल्ली एयरपोर्ट ये वर्ल्ड के टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स की लिस्ट में शामिल है अगर हम 2023 में बात करें, और इस लिस्ट में टॉप पर है जॉर्जिया यूएसए स्थित हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अगर हम दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें या फिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, ये 10वें नंबर पर है। और आपको बता दें दुबई दूसरे नंबर पर है, दुबई एयरपोर्ट, और दलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि टेक्सास यूएसए में है, ये 3rd पोजीशन पर है। ऐसा एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने कहा है। टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में 5 तो यूएसए से ही हैं। 10वें नंबर पर दिल्ली एयरपोर्ट है जिसने कि 2023 में 7.22 करोड़ पैसेंजर्स हैंडल किए। 2022 में हालांकि एयरपोर्ट की रैंक 9th थी। अगर हम इस लिस्ट में और एयरपोर्ट्स की बात करें तो लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट 4थे नंबर पर है, टोक्यो का हैनेडा एयरपोर्ट 5वें पर है, डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 6ठे, इस्तानबुल एयरपोर्ट 7वें, लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट 8वें और शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9वें नंबर पर है। Which cricket stadium has become the first BCCI accredited venue to install hybrid pitch? हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन भी है HPCA स्टेडियम। HPCA स्टेडियम यानी कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो स्टेडियम है, जिसे जो कि धर्मशाला में है, धर्मशाला स्टेडियम भी हम इसको कहते हैं, ये फर्स्ट BCCI एक्रेडिटेड वेन्यू बन गया है जहाँ पर हाइब्रिड पिच इंस्टॉल की गई है, और जो भी फ्यूचर इंटरनेशनल या फिर IPL मैचेस होंगे वो इसी ट्रैक पर होंगे। नीदरलैंड बेस्ड SIS ग्रास, ठीक है, ये जो है SIS पिचेस ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक पार्ट है, तो इन्होंने ये हाइब्रिड पिच यहाँ पर इंस्टॉल की है धर्मशाला में। हाइब्रिड पिच क्या होती है? जो सरफेस है ना, जो नेचुरल सरफेस है, उसमें कुछ परसेंटेज पॉलीमर फाइबर को भी मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रेस सहने की क्षमता बढ़ जाती है, पिच की लाइफ बढ़ जाती है, इवन बाउंस रहती है, और ग्राउंड स्टाफ को भी ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता। जैसे इनिंग एंड हो गई तो ग्राउंड स्टाफ को ज़्यादा वर्क करने की इसमें नीड नहीं है, ठीक है। हालांकि 5% ही केवल पॉलीमर फाइबर इसमें रहता है, नेचुरल पिच जो है बनी रहती है।
हु वॉन सिंगल्स टाइटल एज 2024 रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स। 2024 रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स में कल खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है स्टीफेनोस सित्सिपास। 2024 रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स ये टेनिस टूर्नामेंट है मेल प्रोफेशनल्स प्लेयर्स का, जो कि क्ले कोर्ट पर खेला गया। 117वां एडिशन था ये इस एनुअल मोंटे कार्लो मास्टर्स टूर्नामेंट का, फ्रांस में ये हुआ है। अगर हम विनर्स की बात करें तो सिंगल्स टाइटल ग्रीस के स्टेफेनोस सित्सिपास ने जीता, ये इनका तीसरा टाइटल है। नॉर्वे के कैस्पर रुड को इन्होंने हराया है 2000। और अगर हम डबल्स की बात करें तो डबल्स बेल्जियम की जो जोड़ी है सेंडल गिल और जोरेन विलिजन, इन्होंने ब्राज़ील के मार्सेलो मेलो और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़िवरेव की जोड़ी को हराया है। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडियन रेसलर्स विन एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2024। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कितने स्वर्ण पदक जीते? सही आंसर ऑप्शन डी है 0। देखिए, इंडियन रेसलर्स ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में अपना अभियान समाप्त कर दिया है। ये चैंपियनशिप बिश्केक किर्गिस्तान में हुई है। यहाँ भारतीय रेसलर्स ने 9 मेडल जीते हैं, जिनमें 4 सिल्वर हैं और 4 सिल्वर हैं और 5 ब्रोंज हैं। ठीक है, ये गलती से लिखा गया 4 सिल्वर 5 सिल्वर, और कोई भी गोल्ड इसमें नहीं है। सिल्वर मेडल की अगर हम बात करते हैं तो उदित, राधिका, अंजू, हर्षिता इन्होंने सिल्वर मेडल जीते। वहीं ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो अभिमन्यु और विक्की, शिवानी पवार, अंतिम और मनीषा इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए हैं। अगर हम ओवरऑल पोजीशन की बात करें तो टैली पर जापान टॉप पर है, भारत 90वें नंबर पर रहा। Who has been named as the Wisden leading cricketer in the world for the 2024 edition? 2024 संस्करण के लिए विश्व में विजडन लीडिंग क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है पैट कमिंस। देखिए, ऑस्ट्रेलियन स्कीपर पैट कमिंस और इंग्लैंड ऑलराउंडर नेट सीवर ब्रुंट, इन्हें विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड नामित किया गया है, जो विजडन क्रिकेटर्स एल्मेनेक मैगजीन है इसके 2024 के एडिशन में। अगर हम विजडन क्रिकेटर्स एल्मेनेक की बात करें, जिसे बाइबल ऑफ क्रिकेट भी कहते हैं, ये क्रिकेट रेफरेंस बुक है, एनुअली पब्लिश होती है यूनाइटेड किंगडम में। 1864 में इसकी स्थापना की गई थी इंग्लिश क्रिकेटर जॉन विजडन के द्वारा। इन विच एथलेटिक्स इवेंट डिड लिथुआनियाज माइकोलस एलेक्ना ब्रेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड रिसेंटली? हाल ही में लिथुआनिया के माइकोलास एलेक्ना ने किस एथलेटिक्स स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? सही आंसर ऑप्शन सी है डिस्कस थ्रो। देखिए, माइकोलस एलेक्ना ये लिथुआनिया से हैं। इन्होंने हाल ही में मेंस एथलेटिक्स में एक काफ़ी लंबा या पुराना एक रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। तो डिस्कस थ्रो की बात करना है, इन्होंने 74.35 मीटर का डिस्कस थ्रो किया है और 38 साल पुराना इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये जो इवेंट हुआ ये यूएस में हुआ है, ओक्लाहोमा थ्रो सीरीज वर्ल्ड इन्विटेशनल में, और यहाँ इनका ये 5th अटैम्प्ट था जब इन्होंने एक जाइगेंटिक थ्रो फेंका, जिससे कि जो प्रीवियस रिकॉर्ड था वो 74.08 मीटर का था, जिसे सेट किया गया था ईस्ट जर्मनी के जर्गन सोल्ट के द्वारा 1986 में। इसको तोड़ दिया इन्होंने, तो इन्होंने फेंका 74.35 का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत? कुवैत का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल शबा। कुवैत के आमिर ने शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल शबा, इन्हें कुवैत का नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। आपको बता दें, इससे पहले इस पोजीशन पर शेख मोहम्मद शबा अल सलेम अल सबा थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया था। कुवैत की बात करते हैं, कैपिटल कुवैत सिटी है, करेंसी कुवैती दिनार है। हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर आफ्टर ली सियन लूंग? ली सियन लूंग के बाद सिंगापुर का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? सही आंसर ऑप्शन बी है लॉरेंस वोंग। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली सियन लूंग, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये अब अपने पद से जो है स्टेप डाउन कर लेंगे या फिर इस्तीफा दे देंगे, और जो रेन है वो किसे हैंड ओवर कर देंगे? अपने सक्सेसर लॉरेंस वोंग को 15 मई को। लूंग की बात अगर हम बात करें तो ये 3rd प्राइम मिनिस्टर हैं सिंगापुर के 2004 से ही। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ भारत पे? भारत पे के पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा नलिन नेगी।
फिनटेक फर्म भारत में इन्होंने जो इंटरिम सीईओ हैं और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं नलिन नेगी, इन्हें फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया है। आपको बता दें मिस्टर नेगी अब तक इंटरिम सीईओ के पद पर थे जनवरी 2023 से ही, जब फुल टाइम सीईओ सुहेल समीर ने जो है यहाँ से स्टेप डाउन कर दिया था, रिसाइन कर दिया था। विच कंट्री इज द फर्स्ट टू रोल आउट द न्यू MEN5CV वैक्सीन अगेंस्ट मेनिंजाइटिस के लिए नया MEN5CV टीका पेश करने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, नाइजीरिया। देखिए नाइजीरिया फर्स्ट कंट्री बन गई है पूरे वर्ल्ड में जिसने एक नई हाईली इफेक्टिव वैक्सीन MEN5CV लॉन्च की है मेनिंजाइटिस के अगेंस्ट, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ये वैक्सीन अप्रूव है, रिकमेंडेड की गई है। आपको बता दें जो मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके 5 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, वो भी सिंगल शॉट में। इससे पहले की जो वैक्सीन है वो केवल 1 या 2 स्ट्रेन से जो है प्रिवेंशन देता था। अच्छा, जो 5 स्ट्रेन है A, C, W, Y और X, ठीक है, जो ये मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया है इसके इन 5 स्ट्रेन से ये जो है प्रोटेक्शन देता है, वो भी एक ही शॉट में। आपको बता दें जो मेनिंगाइटिस है ये काफ़ी डेंजरस इन्फ्लेमेशन है जो हमारी मेम्ब्रेन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग, ठीक है, उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या फिर पैरासाइट्स किसी भी के कारण हो सकता है, और काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। इवन ब्रेन डैमेज हो सकता है, हेयरिंग लॉस हो सकता है, और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती है। नाइजीरिया की बात करें, कैपिटल अबूजा है, करेंसी नाइजीरियन नायरा है। Which Indian state has taken the lead in implementing the center's green credit program? केंद्र के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश है। देखिए मध्य प्रदेश जो है टॉप पर है यदि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है इसके तहत जिसने पार्टिसिपेट किया है। मध्य प्रदेश में अब तक 954 हेक्टेयर्स जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट हैं, ठीक है, उनको उनके प्लांटेशन के लिए या फिर उनको ग्रीन करने के लिए जो है एप्लीकेशन आ चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद फिर तेलंगाना है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर गुजरात है, फिर आसाम है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की बात करें 13 अक्टूबर 2023 को इसको नोटिफाई किया गया था। ये एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है और इसके तहत जो भी वॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्शंस हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, ठीक है। कोई भी स्टेक होल्डर हो सकता है, कोई भी इनिशिएटिव ले सकता है। मान लीजिए कोई लैंड है, ठीक है, उसको आप ग्रीन कर दिया, या फिर आपने वाटर कंजर्वेशन संबंधित कोई कार्य किया है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में सब आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित जो भी काम होते हैं, तो कोई भी कर सकता है, इंडिविजुअल, कम्युनिटीज़ या फिर प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्रीज़, कंपनीज, कोई भी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर केवल गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, मध्य प्रदेश में जो है कोई कंपनी ने, इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, सबको मिलाकर यहाँ पर बात हो रही है। और जो एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है इसकी एडमिनिस्ट्रेटर है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। What is the name of the Indian Space Research Organization's new innovation in rocket engine technology? रॉकेट इंजन प्रौद्योगिकी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए नवाचार का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, कार्बन कार्बन नोजल। देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने हाल ही में एक लाइट वेट कार्बन कार्बन नोजल डेवलप किया है रॉकेट इंजन्स के लिए, और ये इनोवेशन अकम्प्लिश की गई विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा। और जो भी रॉकेट इंजन संबंधित वाइटल पैरामीटर्स हैं जैसे कि थ्रस्ट लेवल, स्पेसिफिक इम्पल्स, थ्रस्ट टू वेट रेशोज, ठीक है, ये जो है इन्हेंस हो जाएंगे इस कार्बन कार्बन नोजल के कारण। उससे क्या होगा, जो लॉन्च व्हीकल में जो पेलोड कैपेसिटी है, ठीक है, वो भी बढ़ जाएगी। इस सीसी नोजल की जो है खास बात ये है कि इसमें एंटी ऑक्सीडेशन कोटिंग लगाई गई है सिलिकॉन कार्बाइड की, ठीक है, जिससे कि इसकी जो ऑपरेशनल लिमिट है ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट्स में वो बढ़ जाती है। PS4 यानी कि जो 4th स्टेज है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, ठीक है, जिसमें ट्विन इंजन्स हैं और नोजल्स होती है, कोलम्बियम एलॉय की बनी हुई है। तो अब उस कोलम्बियम एलॉय को जो है कार्बन कार्बन जो ये सिलिकॉन कार्बाइड है इससे बदल दिया जा रहा है, ठीक है। और उससे क्या होगा, जो मास है, ठीक है, उसमें रिडक्शन होगा लगभग 67%, और जब मास रिडक्शन होगा तो आपकी पेलोड कैपेसिटी बढ़ जाएगी लगभग 15 kg तक। व्हाट इज इंडिया फिस्कल 25
जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत की फिस्कल 25 जीडीपी वृद्धि अनुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी 6.8%। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है 2024-25 के लिए या फिर फिस्कल 25 के लिए, ये हम 30 बेसिस पॉइंट्स से बढ़ा रहे हैं और 6.8% रहेगी। पहले 6.5% इन्होंने बताया था और ये घोषणा की इन्होंने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में। हालांकि जो IMF का एस्टिमेट है, ये गवर्नमेंट का जो एस्टिमेट है 7%, उससे कम है। फिस्कल 24 के लिए IMF ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है और 7.8 बताई थी जनवरी की रिपोर्ट में। और अगर हम फिस्कल 26 के लिए बात करें तो IMF कह रहा है कि भारत जो है 6.5% से ग्रो करेगा। अच्छा, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, इसने बताया है कि 2023-24 में यदि हम फिस्कल ईयर 24 की बात करें 7.6% से भारत ग्रो किया है। और अगर हम फिच या फिर बार्कलेज इनकी बात करें, इन्होंने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फिस्कल 24 के लिए 7.8% बताई हुई है। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो IMF ने कहा है कि इंडिया की जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है ये डिक्लाइन होगी। फिस्कल 24 में 5.4% से घटकर ये 4.6% हो जाएगी फिस्कल 25 में, और फिस्कल 26 में ये 4.2% हो जाएगी। IMF ने जो ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शन है, पूरे विश्व भर का जो प्रोजेक्शन है ग्लोबल ग्रोथ, उसको 10 बेसिस पॉइंट से जो है रेज किया है और 3.2% बताया है। साइड में आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं पहले क्या थी और अब रिवाइज क्या है, IMF की, वर्ल्ड बैंक की, फिच की, ADB की और सिटी बैंक की। Which Indian actress was named in Times 100 most influential people of 2024 लिस्ट? किस भारतीय अभिनेत्री को टाइम्स 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है आलिया भट्ट। आपको जानना चाहिए ओलंपियन साक्षी मलिक, इंडियन ओरिजिन एक्टर देव पटेल, एक्टर आलिया भट्ट, माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्या नाडेला और वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बांगा, ये उन 8 इंडियंस में शामिल हैं जिन्हें टाइम्स की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2024 लिस्ट में शामिल किया गया है। इनके अलावा US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जीज लोन प्रोग्राम्स ऑफिस डायरेक्टर जिगर शाह, प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट येल यूनिवर्सिटी प्रियमवदा नटराजन और इंडियन ओरिजिन रेस्टोरेटर अस्मा खान भी शामिल हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 19 अप्रैल? 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है वर्ल्ड लीवर डे। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है। साल 2024 में वर्ल्ड लीवर डे का थीम रहा बी विजिलेंट, गेट रेगुलर लीवर चेकअप्स एंड प्रिवेंट फैटी लीवर डिजीजेस। आप सभी जानते हैं लीवर ऑर्गन और ग्लैंड दोनों होता है और ब्लड को क्लिनसिंग का कार्य करता है, और जो बाइल है, जो बाइल जूस है, उसको सिक्रेट करता है, जिसके कारण डाइजेशन हमारा आसान हो पाता है। और ये लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन है हमारे बॉडी में। और जो राइट अपर एब्डोमेन होता है उसके नीचे एक रिब केज होता है, तो वहां पर ये लोकेटेड रहता है। व्हाट वाज डेरेक अंडरवुड हु पास्ड रिसेंटली नोन फॉर इन क्रिकेट हिस्ट्री? डेरेक अंडरवुड, जिनका हाल ही में निधन हो गया, क्रिकेट इतिहास में किस लिए जाने जाते थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है इंग्लैंड्स मोस्ट सक्सेसफुल स्पिन बॉलर इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। आपको जानना चाहिए डेरेक अंडरवुड, जो कि इंग्लैंड के मोस्ट सक्सेसफुल स्पिन बॉलर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। इनका हाल ही में 78 की एज में निधन हो गया। आपको बता दें 86 टेस्ट में इन्होंने 297 विकेट्स लिए थे। लेफ्ट आर्म स्पिन ये करते थे। और ऑब्ituaries देख लेते हैं। फॉर्मर क्रिकेट ऑस्ट्रेलियन चेयरमैन जैक क्लार्क, इनका निधन हो गया 70 की एज में। जोसेफ पैट्रिक क्यूनेर, ये आयरिश प्रोफेशनल फुटबॉल मैनेजर और प्लेयर रहे हैं, इनका भी निधन हो गया 77 की एज में। आपको बता दें इंडिया और नेपाल के साथ भी ये कार्य कर चुके हैं टीम के साथ। जाने माने कैर्नेटिक म्यूजिशियन एंड सिंगर कलारत्नम या KG जयन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया 90 की एज में। When was ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च्ड बाय इंडिया? भारत द्वारा ऑपरेशन मेघदूत कब शुरू किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 13 अप्रैल 1984। आपको जानना चाहिए हाल ही में 13 अप्रैल 2024 को ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल पूरे हो गए हैं। ऑपरेशन मेघदूत लेफ्टिनेंट जनरल मनोहर लाल शिवर, लेफ्टिनेंट जनरल PN हून और मेजर जनरल शिव शर्मा की लीडरशिप में लॉन्च किया गया था। और कब लॉन्च किया गया था ऑपरेशन मेघदूत? 13 अप्रैल 1984 को, जब इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स जो है सियाचिन ग्लेशियर पर जो है इन्होंने जो है एडवांसिंग की, यानी कि उस और बढ़े ताकि इसको जो है सिक्योर किया जा सके पाकिस्तान से। आपको बता दें इसमें जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं उनको इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयरलिफ्ट किया गया
सियाचिन पर उन्हें उतारा गया और जो 76.4 किलोमीटर लॉन्ग ग्लेशियर है इसको कैप्चर किया गया। आपको बता दें इसका मकसद ये था क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता था कि हम जो है सियाला और बिलाफोंडला ये जो पासेज हैं इस ग्लेशियर से संबंधित, ठीक है, इनको सीज कर लें। पाकिस्तान एक हरकत और करता था, अपना एग्रेशन दिखा रहा था यहाँ पर, और जो फॉरेन माउंटेनियर्स थे, ठीक है, उनको यहाँ पर भेजता था अपनी ओर से अपना दावा फिक्स करने के लिए। तो इसलिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। और इंडियन आर्मी आपको बता दें अब पहली और इकलौती आर्मी है पूरे वर्ल्ड में जिसने 5000 से ज़्यादा किलोमीटर की हाइट पर जो है हैवी जो सोल्जर्स हैं वो जो है तैनात किए हुए हैं। Where was the submersible platform for acoustic characterization and evaluation यानी कि स्पेस inaugurated recently? हाल ही में ध्वनिक विशेषता में मूल्यांकन के लिए एक अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है केरल। देखिए स्टेट ऑफ द आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर acoustic characterization and evaluation स्पेस, इसको इनोग्रेट किया गया है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड चेयरमैन DRDO डॉक्टर समीर वी कामत द्वारा। कहाँ? अंडर वाटर acoustic रिसर्च फैसिलिटी कुलमावू इदुक्की केरल में। जो स्पेस है इसको सेटअप किया गया है नवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी जो कि DRDO के इसके द्वारा, और ये एक प्रीमियर टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन हब है सोनार सिस्टम होता है उसके लिए, ठीक है। इंडियन नेवी के लिए ये सोनार सिस्टम बनाए जाते हैं तो उनको टेस्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। आपको बता दें इसमें दो तरह के असेंबलेज हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ही वाटर सरफेस पर फ्लोट करता है और दूसरा कैसा प्लेटफॉर्म है जो वाटर के नीचे तक जा सकता है 100 मीटर तक, ठीक है, और जब काम पूरा हो जाए तो ऊपर आ सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट इम्पोज्ड बाय RBI ऑन कस्टमर्स ऑफ सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक? सर्वोदय सहकारी बैंक के ग्राहकों द्वारा माफ कीजिएगा, सर्वोदय सहकारी बैंक के ग्राहकों पर RBI द्वारा लगाई गई अधिकतम निकासी सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन भी है ₹15,000। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई सारे जो है कंस्ट्रेंट्स लगा दिए हैं मुंबई बेस्ड सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक पर। जो इस बैंक के कस्टमर्स हैं वो केवल 15,000 रुपये ही अपने अकाउंट से अभी तक निकाल सकते हैं। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि बैंक की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सही नहीं है। और RBI ने डायरेक्शंस दिए हैं सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश पर भी इसी तरह की जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई है। यहाँ इसमें जो ग्राहक है वो 10,000 रुपये ही जो है निकाल सकते हैं। RBI ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है 3 लाख रुपए की ओमकार नगरीय सहकारी बैंक लिमिटेड कानपुर पर। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉर्पोरेशन टू ऑफर मॉर्गेज गारंटी बैक्ड होम लोन प्रोडक्ट्स? किस बैंक ने बंधक गारंटी समर्थित ग्रहण ऋण उत्पादों की पेशकश करने के लिए भारत बंधक गारंटी नियम के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन भी है बैंक ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉर्पोरेशन ने अपनी पार्टनरशिप की है पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया के साथ टू ऑफर इनोवेटिव मॉर्गेज गारंटी बैक्ड होम लोन प्रोडक्ट्स। दिस कोलैबोरेशन फोकसेस ऑन सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड होम लोन कस्टमर्स इन द अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट। बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो MD and CEO राजेश माफ कीजिएगा रजनीश कर्नाटक हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई, एंड टैगलाइन रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। Who lit the torch for the Paris 2024 ओलंपिक्स? पेरिस 2024 ओलंपिक की मशाल किसने जलाई? सही आंसर ऑप्शन ए है मैरी मीना। देखिए पेरिस 2024 ओलंपिक्स के लिए जो टॉर्च है उसको जो है प्रज्वलित कर दिया गया है एंशियंट ओलंपिया ग्रीस में। ट्रेडिशनल सेरेमनी हुई है इसके लिए और इसको जलाया है ग्रीक एक्ट्रेस मैरी मीना ने, ठीक है। और आप सभी जानते हैं पेरिस समर ओलंपिक्स होस्ट करने वाला है इस बार और तीसरी बार है जब पेरिस में होंगे। 1900 में भी किया था और 1924 में भी किया था। और ये जो फ्लेम है अब ये ऑफिशियली हैंडेड ओवर कर दी जाएगी पेरिस गेम्स ऑर्गेनाइजेशंस को एथेंस के पैनाथेनिक स्टेडियम में। ये वही स्टेडियम है जहाँ पर फर्स्ट मॉडर्न गेम्स खेले गए थे 1896 में 26 अप्रैल को। अच्छा एक मैसेज मैं आपको दिखा दूँ, ये एक एस्पिरेंट है हमारे साथ ही जुड़ी हुई, ठीक है। तो ये लिखती हैं कि बैंकिंग फाइनेंशियल करंट न्यूज़ भी ऐड किया कीजिए एग्ज़ाम में। तो ये अभी हमने पढ़ी है बैंकिंग अवेयरनेस ही तो है ये सब क्वेश्चन ना, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है एस्पिरेंट नहीं है हमारे चैनल पर, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको बता दें जो है बैंकिंग अवेयरनेस के जो करंट अफेयर होते हैं वो डेली के करंट अफेयर्स में शामिल रहते हैं
ऐसा रोज़ ज़रूरी नहीं होता कि रोज़ ही आपको बैंकिंग की न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर में आए, या फिर कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट आपके साथ मतलब बैंकिंग सेक्टर में हुआ हो जो आपको बताया जाए। बाकी आप देखेंगे रेगुलर जो है आरबीआई से संबंधित जो भी सर्कुलर हैं या फिर बैंक से संबंधित MOU है वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं, यहाँ पर बताए जाते हैं। ठीक है, और आसान बनाने के लिए हर महीने के आपको बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस भी उपलब्ध रहती हैं। तो आप जनवरी की भी देख सकते हैं, आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, केवल उसमें बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो जो है न्यूज़ रहती हैं, और फरवरी की मिल जाएगी, मार्च की भी मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से पिछले साल तक के भी आप देख सकते हैं। हर महीने आती है हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की जो है करंट अफेयर्स की वीडियो, MCQs होते हैं उसमें, है ना। एक्सप्लेनेशन आपको हम डेली वाले में बताते ही हैं। ठीक है, तो कुछ न्यूज़ भी नहीं छोड़ते हैं। आपने देखा होगा जब भी एग्ज़ाम का रिव्यू किया है, कोई आसपास के एग्ज़ाम हुए हैं हाल ही में बैंक के, तो उसमें भी देखा गया कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए बैंक के करंट अफेयर से संबंधित वो आपको कराए गए हैं। बाकी अगर हम जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस होती है उसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि हम लोग एक ई बुक तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ सकें। उसके बाद आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि अरियंथी आती है ना बैंकिंग अवेयरनेस, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के साथ वो तैयार कर रहा हूँ, मैं ही तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, और जैसे ही काम पूरा हो जाएगा उस पर उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। केवल वही पढ़ने की आपको नीड पड़ेगी स्टैटिक के लिए। बाकी करंट अफेयर हम डेली के उसमें पढ़ते ही हैं। आज के में भी अगर आप देखोगे तो 2-3 क्वेश्चन बैंक से संबंधित है। हु विल बी ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन डी है अमिताभ बच्चन। देखिए, अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ऐसा मंगेशकर फैमिली ने अनाउंस किया है। आपको बता दें लता मंगेशकर जिनका निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ था, उन्हीं की मेमोरी में ये अवार्ड दिया जाता है। 24 अप्रैल को बिग बी को ये अवार्ड दिया जाएगा। और आपको बता दें ये अवार्ड जिसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कहते हैं, ये हर साल दिया जाता है किसी भी इंडिविजुअल को जिसने राष्ट्र के या फिर राष्ट्र के जो लोग हैं या सोसाइटी के प्रति कुछ कंट्रीब्यूशन किया हो। फर्स्ट रेसिपिएंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे इसके, है ना। और उसके बाद फिर जो लता मंगेशकर जी की सिस्टर हैं आशा भोसले, उनको दिया गया 2023 में। म्यूजिक मास्ट्रो AR रहमान, इनको मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार फॉर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूजिक दिया जाएगा। और मराठी राइटर मंजिरी फाटके, इनको मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार फॉर कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर दिया जाएगा। वहीं एक्टर रणदीप हुड्डा को विशेष पुरस्कार फॉर कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा दिया जाएगा। विच एजेंसी इज कोलैबोरेटिंग विद यूरोपियन स्पेस एजेंसी फॉर द प्रोबा 3 मिशन? प्रोबा 3 मिशन के लिए कौन सी एजेंसी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग कर रही है? सही आंसर ऑप्शन ए इसरो है। आपको जानना चाहिए इसरो सितंबर के महीने में इसी साल यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जो प्रोबा 3 मिशन है इसको लॉन्च करेगा PSLV के थ्रू, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू। आपको बता दें यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक आर्टिफिशियल एक्लिप्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, यानी कि आर्टिफिशियल एक जो ग्रहण जिसे कहते हैं ना उस फिनोमेना को क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए 2 सैटेलाइट लॉन्च करेगा और उसके जरिए सन का जो कोरोना है, जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसको स्टडी किया जाएगा। प्रोबा 3 मिशन ये वर्ल्ड का फर्स्ट मिशन होगा जहाँ पर मैन मेड एक्लिप्स क्रिएट किया जाएगा। प्रोबा का एक्रोनिम है, जो प्रोबा एक्रोनिम है उसकी फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट ऑफ ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी, जिसका मतलब लैटिन में लेट्स ट्राई होता है। तो 2 स्पेसक्राफ्ट कौन से होंगे? एक तो कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट, दूसरा होगा अकल्टर स्पेसक्राफ्ट। तो इनको 144 मीटर तक की डिस्टेंस पर जो है रखा जाएगा एक दूसरे से। और जो अकल्टर है ये सन के पास से जो है गुजरेगा और उसके साथ लाइनअप हो जाएगा, जो सन की डिस्क है उसको ब्लॉक कर देगा, जिससे जो शेडो है ना, जो शेडो है वो दूसरी सैटेलाइट पर पड़ेगी। जैसा कि मून जो है शेडो क्रिएट करता है अर्थ के सरफेस पर एक्लिप्स के दौरान, सेम फिनोमेना यहाँ पर ट्राई किया जाए। हालांकि जो एक्लिप्स है ये जो इन दोनों सैटेलाइट्स के द्वारा एक्लिप्स क्रिएट किया जाएगा ये अर्थ पर नहीं दिखाई देगा। Which countries have signed a protocol to amend the double taxation avoidance agreement with a principal purpose test? किन देशों ने मुख्य उद्देश्य परीक्षण के साथ दोहरा कराधान बचाव संधि में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है इंडिया एंड मॉरिशस। देखिए, इंडिया एंड मॉरिशस ने एक प्रोटोकॉल साइन किया जिसके तहत डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट TTAA को अमेंड किया गया है और इसमें प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये डिसाइड करने के लिए जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं क्या वे उस
बेनिफिट के लिए जो है एलिजिबल हैं, जो इस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत उन्हें दिया जा रहा है। इसके तहत एक नया आर्टिकल भी ऐड किया गया है प्रोटोकॉल में, आर्टिकल 27B, इंटाइटलमेंट टू बेनिफिट्स। जो प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट है, ये इस चीज़ को एक्सेस करता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं क्या वो जेन्युइनली क्वालिफाई कर रहे हैं इस ट्रीटी के तहत जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं वो प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और ये जो PPT है, इट इज़ इन लाइन विद द ग्लोबल एफर्ट्स अगेंस्ट ट्रीटी अब्यूज, पार्टिकुलरली अंडर BEPS, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग फ्रेमवर्क। DTA serve as a bilateral act aimed at preventing double taxation of income earned in one country by resident of other। DTA क्या है, देखिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो किसी कंट्री में रह रहा है और लेकिन उसकी जो इनकम है, जो इनकम वो जनरेट कर रहा है वो किसी दूसरी कंट्री से कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कि दोनों कंट्रीज़ में उसको टैक्स देना पड़ता है सेम प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए इस तरह के डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। मॉरिशस इंडिया का 4th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FPI इन्वेस्टमेंट है, US, सिंगापुर, लग्जमबर्ग के बाद। हु वॉन द विमेंस टाइटल इन द 51st नेशनल कैरम चैंपियनशिप? 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप में महिला खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है, रश्मि कुमारी। देखिए 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रश्मि कुमारी ने के नागाजोती को विमेंस फाइनल में हरा दिया है और 51st नेशनल कैरम चैंपियनशिप जीत ली है, जिसे मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। ये 12th नेशनल विमेंस सिंगल्स टाइटल रहा रश्मि के लिए, ठीक है। और आपको बता दें ये चीफ मैनेजर हैं ONGC में। मेंस टाइटल जीता गया के श्रीनिवास के द्वारा, इन्होंने S आदित्य को फाइनल में हराया है। बाय व्हाट परसेंटेज डिड LIC इंक्रीज इट्स इक्विटी स्टेक इन हिंदुस्तान यूनिलीवर? LIC ने हिंदुस्तान यूनिलीवर में अपनी इक्विटी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तक बढ़ाई है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 5%। देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC ने जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिट है, इसमें जो अपना स्टेक है वो 5% से ज़्यादा तक बढ़ा लिया है और ये कितना हो गया? 4.99% से बढ़कर 5.01% हो चुका है। हाउ मेनी हेक्टेयर्स ऑफ ट्री कवर हैज़ इंडिया लॉस्ट सिंस 2000 अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच? ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार 2000 के बाद से भारत में कितने हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, 2.33 मिलियन हेक्टेयर्स। देखिए भारत ने 2.33 मिलियन हेक्टेयर्स ट्री कवर जो है खो दिया है 2000 के बाद से ही। लगभग 6% डिक्रीज जो है ट्री कवर में देखा गया है इस पीरियड टाइम में, ऐसा ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ने कहा है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच क्या है? ये जो फॉरेस्ट में चेंजेस आते हैं उसको ट्रैक करता है, रियल टाइम ट्रैकिंग करता है सैटेलाइट डेटा को यूज़ करके। और इसमें बताया गया है कि हमारे देश ने 4,14,000 हेक्टेयर्स जो ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट है उनको जो है लॉस कर दिया है 2002 से 2023 के बीच में, मेकिंग अप 18% ऑफ इट्स टोटल ट्री कवर लॉस इन सेम पीरियड। 2001 से 2022 के बीच में जो इंडिया में फॉरेस्ट हैं इन्होंने 51 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिट की है और 141 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की है, यानी कि जो नेट कार्बन सिंक है वो 89.9 मिलियन टन्स का रहा है। आपको बता दें फॉरेस्ट सिंक और सोर्स दोनों का काम करते हैं कार्बन के लिए, मतलब हमारे वायुमंडल में कार्बन को छोड़ते भी हैं और कार्बन को खींचते भी हैं, ठीक है, सिंक एंड सोर्स इसको बोलते हैं। और बाकी लिखा भी है, रिमूविंग इट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर व्हेन स्टैंडिंग और रीग्रोइंग एंड एमिटिंग इट व्हेन क्लियर्ड और डिग्रेडेड। जब ये डिग्रेड होंगे वन हमारे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगी, है ना, और जब खड़े रहेंगे रीग्रो होंगे तब जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो रिमूव होगी। तो उससे क्या होगा, हमारे जो क्लाइमेट चेंज है वो एक्सेलरेट होता है ना, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मैक्सिमम ट्री कवर लॉस 1,89,000 हेक्टेयर्स का हुआ 2017 में। आसाम में मैक्सिमम ट्री कवर लॉस देखा गया 3,24,000 हेक्टेयर्स का। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट फॉर द इंडियन इकोनॉमी इन 2024 अकॉर्डिंग टू अंकटेड? अंकटेड के अनुसार 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 6.5%। देखिए यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटेड, इसने इंडियन इकोनॉमी के बारे में कहा है कि 2024 में 6.5% से ग्रो करेगा, हालांकि 2023 में 6.7% से ग्रो किया था, तो डिसलरेट होगी यहाँ पर इकोनॉमी। ग्लोबल ग्रोथ जो है 2.6% रहेगा 2024 में, जबकि 2023 में 2.7% रहा था। इंडियन इकोनॉमी जो है 8.2% से एक्सपेंड की है अप्रैल से दिसंबर 2023 के बीच में, अगर हम गवर्नमेंट डेटा की बात करें।
साथ ही आपको जानना चाहिए अंकटेड के बारे में। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1964 में हुई थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा, और ये यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल को रिपोर्ट करता है। 195 मेंबर स्टेट्स हैं और परमानेंट सेक्रेटरीट इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन नेवल स्टाफ? भारतीय नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि फिलहाल नवल स्टाफ के वाइस चीफ हैं, इन्हें नेक्स्ट चीफ ऑफ द नवल स्टाफ नियुक्त किया है 30 अप्रैल 2024 से। आपको बता दें फिलहाल जो चीफ ऑफ नवल स्टाफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार, ये 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। विच ब्रांच ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस डिड दलीप सिंह मजीठिया हु पास्ड रिसेंटली सर्व इन? दलीप सिंह मजीठिया, जिनका हाल में निधन हो गया, सशस्त्र बलों की किस शाखा में कार्यरत थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, इंडियन एयरफोर्स। आपको जानना चाहिए ओल्डेस्ट लिविंग पायलट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, स्क्वाड्रन लीडर दलीप सिंह मजीठिया। इनका हाल ही में 103 की एज में निधन हो गया उत्तराखंड में, और इन्होंने इंडियन एयरफोर्स की जो को ज्वाइन किया था 1940 में वॉलंटियर रिजर्व के तौर पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान, और इनको मासी के नाम से भी जानते थे। एक और ऑबिचुरी देख लेते हैं। सुरभजीत ज्वेली बलदेव, जो कि जाने माने साउथ अफ्रीकन सिंगर रहे हैं इंडियन ओरिजिन के, इनका भी 66 की एज में निधन हो गया है। इन्हें बैरी बलदेव के नाम से भी जाना जाता था। वेयर वॉज द सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल ITCM कंडक्टेड बाय द DRDO? DRDO द्वारा स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, चांदीपुर, उड़ीसा। देखिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल ITCM इसका सफल परीक्षण किया है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से, जो कि उड़ीसा कोस्ट पर स्थित है। और इसके तहत जो हमारी इंडिजीनियस प्रोपल्शन सिस्टम डेवलप किया गया है गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु द्वारा, तो उसकी एक परफॉर्मेंस की भी यहाँ पर टेस्टिंग हुई है। आपको बता दें इस मिसाइल को डेवलप किया है बेंगलुरु बेस्ड DRDO लेबोरेटरी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने। What is the new position of electronics exports in India's export ranking as of the financial year ended March 31st, 2024? 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के मामले में किस स्थान पर है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। देखिए भारत से मोबाइल फ़ोन का एक्सपोर्ट्स जो है काफ़ी बड़ा है, खास करके एप्पल का। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट है भारत से, ठीक है, उसमें भारत एक पोजीशन ऊपर पहुंच गया है और 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट बन गया। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें 29.1 बिलियन $, का जो है माल हमने इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट किया है। और पहले इस मामले में पहले नंबर पर आता था एक्सपोर्ट के मामले में जो ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स रहते थे, जिनकी वैल्यू 27.8 बिलियन $, की रही, ठीक है, 31 मार्च 2024 तक। लेकिन अब ये दूसरे नंबर पर आ गया है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की माने तो जो एक्सपोर्ट है इसका, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एक्सपोर्ट है ये 24% से ग्रो किया है ना। और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट कैटेगरी भी रही है अगर हम टॉप 10 एक्सपोर्ट जो कंपोनेंट्स हैं उनमें देखें। तमिलनाडु लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रहा इलेक्ट्रॉनिक्स गुड का, इसने 9.56 बिलियन $, तक का एक्सपोर्ट किया है 2023-24 में। मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट जो है लगभग 38% की वृद्धि इसमें देखने के लिए मिली है लास्ट ईयर, और इसकी वैल्यू पहुंच गई 15.5 बिलियन $, की। जो हमारा टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स है उसमें 53% मोबाइल फ़ोन का जो है शेयर है। और आपको बता दें इंडिया 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मोबाइल फ़ोन्स का। According to the report by PSD Chamber of Commerce and Industry, what is the projected size of the Indian economy by 2047? PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन हो जाएगी? सही आंसर ऑप्शन सी है, 34.7 ट्रिलियन $। देखिए जो ये PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, PHDCCI, इन्होंने विकसित भारत एट 2047 इस रिपोर्ट में कहा है कि इंडियन इकोनॉमी का जो साइज है 2047 तक 34.7 ट्रिलियन $, का हो जाएगा, और पर कैपिटा इनकम हो जाएगी $21,000 की। रिपोर्ट में ये बताया है कि जो एग्रीकल्चर का शेयर है हमारी GDP में वो 12% तक जो है नीचे आ जाएगा फिस्कल ईयर 47 तक। फिलहाल कितना है? 20% है।
और जो इंडस्ट्री का शेयर है वो बढ़ जाएगा हमारी जीडीपी में 26% से बढ़कर 34% हो जाएगा। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है वो भी 16 से 25% बढ़ जाएगा 2023 से 2047 तक के बीच में। सर्विस का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में वो उतना ही रहने वाला है, 54% ही रहने वाला है फिजिकल 47 तक। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ये 10 ट्रिलियन US डॉलर पहुंच जाएगा 2047 तक। और जो एक्सपोर्ट है हमारा, ठीक है, वो जीडीपी में उसका शेयर कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा 2047 तक। फिलहाल कितना है, 21%। What is the amount of the monetary penalty imposed by the RBI on राजधानी नगर सहकारी बैंक लिमिटेड लखनऊ? राजधानी नगर सहकारी बैंक लिमिटेड लखनऊ पर आरबीआई द्वारा कितना मौद्रिक दंड लगाया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 5 लाख रुपीज़। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है राजधानी नगर सहकारी बैंक लिमिटेड लखनऊ पर। आरबीआई ने 43.30 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड राजकोट पर। आरबीआई ने 5 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गढ़वाल कोटद्वार उत्तराखंड पर। आरबीआई ने 2 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड देहरादून उत्तराखंड पर। और आरबीआई ने 5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड न्यू दिल्ली पर। What was the percentage increase in funding raised by Indian fintech startups from Q4 of 2023 to Q1 of calendar year 2024? देखिए, जो 2023 का 4th क्वार्टर है और जो कैलेंडर ईयर 2024 का 1st क्वार्टर है, यहाँ तक भारतीय फिनटेक स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई फंडिंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर ऑप्शन है 59%, 59%। देखिए, ट्रैक्सन जियो क्वार्टरली रिपोर्ट जो कि ट्रैक्सन द्वारा जारी की जाती है, इन्होंने कहा है कि जो 1st क्वार्टर है हमारे कैलेंडर ईयर 2024 का, इसमें इंडियन फिनटेक स्टार्टअप्स ने 550.8 मिलियन US डॉलर की जो है फंडिंग रेस की है और 33 डील्स यहाँ पर हुई हैं और 59% इंक्रीज़ देखने के मिला। यदि हम जो 2023 का 4th क्वार्टर था उसमें जो फंडिंग मिली थी उससे कंपेयर करें, उस वक्त हमें 346.7 मिलियन US डॉलर की फंडिंग मिली थी। इंडिया तीसरे नंबर पर है। हम फिनटेक फंडिंग की बात करें, US पहले नंबर पर है, फिर चाइना है और बेंगलुरु कर्नाटक ये फिनटेक फंडिंग प्राप्त करने में टॉप पर रहा है अगर हम 2024 के 1st क्वार्टर की बात करें। उसके बाद फिर मुंबई, महाराष्ट्र, हैदराबाद एंड तेलंगाना। विच मेडल विल बी अपग्रेडेड टू सिल्वर फॉर ऐश्वर्या मिश्रा ड्यू टू फरीदा सोलियेवाज डिस्क्वालिफिकेशन? फरीदा सोलियेवा की अयोग्यता के कारण ऐश्वर्या मिश्रा के लिए कौन सा पदक रजत में अपग्रेड किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन ए है 400 मीटर। देखिए, ऐश्वर्या मिश्रा का जो 400 मीटर का ब्रॉन्ज मेडल है जो उन्होंने 2023 एशियन चैंपियनशिप में जीता था, इसको सिल्वर में अपग्रेड कर दिया जाएगा क्योंकि जिन्हें सिल्वर मेडल दिया था, जो 2nd नंबर पर थी फरीदा सोलियेवा उज्बेकिस्तान की, ये डोप टेस्ट में फेल कर गई हैं। 3 साल का इन पर बैन लगा दिया गया है, 13 सितंबर 2023 से लागू होगा। और प्रोहिबिट सब्सटेंस है एक मेल्डोनियम, ये इनकी डोपिंग में जो है पाया गया है डोप टेस्ट में। व्हाट परसेंटेज ऑफ शेयर्स इन एयरटेल लंका विल डायलॉग एक्वायर? डायलॉग एयरटेल लंका में कितने प्रतिशत शेयरों का अधिग्रहण करेगा? सही आंसर ऑप्शन सी है 100%। देखिए, भारतीय एयरटेल ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत जो इसका ऑपरेशन है श्रीलंका में उसे मर्ज कर देंगे ये डायलॉग के साथ। डायलॉग क्या है? श्रीलंका का लार्जेस्ट टेलीकॉम प्रोवाइडर है और सब्सिडरी है मलेशिया की एक्सिएटा ग्रुप पेयरहेड की। तो इस डील के तहत डायलॉग 100% जो है एयरटेल लंका में जो इशूड शेयर है उनको एक्वायर करेगा। इन रिटर्न एयरटेल लंका जो है डायलॉग में स्टेक हासिल करेगी। विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद पेयू टू इनहेंस द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एक्सपीरियंस फॉर इंडियन मर्चेंट्स? भारतीय व्यापारियों के लिए सीमा पार भुगतान अनुभव को बढ़ाने के लिए किस कंपनी ने पेयू के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है पेपल। देखिए, लीडिंग ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर पेयू ने कहा है कि हमने पार्टनरशिप की है US बेस्ड फिनटेक कंपनी पेपल के साथ ताकि जो क्रॉस पेमेंट एक्सपीरियंस है इंडियन मर्चेंट्स का वो इनहेंस हो सके। थ्रू दिस पार्टनरशिप द कंपनी विल लेवरेज द पेपल ISU 2.0 चेकआउट टू ऑफर कस्टमर्स अ मोर पर्सनलाइज्ड एंड इंक्लूसिव पेमेंट एक्सपीरियंस। Which company has introduced the SKT 105E electric dump truck, the first fully electric open cast mining truck? किस कंपनी ने पहला पूर्णतः इलेक्ट्रिक ओपन कास्ट माइनिंग ट्रक SKT 105E इलेक्ट्रिक डंप ट्रक पेश किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है सैनी इंडिया। देखिए, सैनी इंडिया जो कि कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, इन्होंने SKT 105E इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है, जो कि फर्स्ट
फुली इलेक्ट्रिक ओपन कास्ट माइन ट्रक है। तो जो भी ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पर इस तरह के ट्रक की डिमांड रहती है, और ये इलेक्ट्रिक ट्रक है, ठीक है, और 70 टन तक का पेलोड जो है ये उठा सकता है। With which insurance company has Jana Small Finance Bank has partnered to offer life insurance products to its customers? Jana Small Finance Bank ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पाद पेश करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस। देखिए, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसके सीईओ अजय कंवल है, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है, इन्होंने कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के, ठीक है, वो जो बैंक के कस्टमर्स हैं उनको पेश किए जाएंगे। साथ ही आपको जानना चाहिए बेन कैपिटल इसने 1.08% स्टेक अपने एक्सिस बैंक में बेच दी है ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के तहत। एक्सिस बैंक और शॉपर्स स्टॉप ने मिलकर एक नया को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जिसका नाम है एक्सिस बैंक शॉपर्स स्टॉप क्रेडिट कार्ड। What is the name of the initiative recently launched by SBI Life Insurance to encourage life insurance innovation? जीवन बीमा नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए SBI लाइफ इंश्योरेंस द्वारा हाल ही में शुरू की गई नई पहल का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है, आइडिएशन एक्स। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस SBI लाइफ इंश्योरेंस ने अपना आइडिएशन एक्स इसका फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया है। आपको बता दें, एक इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद है जो बिजनेस स्कूल्स होते हैं या वहाँ से जो यंग टैलेंट्स होते हैं उनको एक तरह का चैलेंज दिया जाए या फिर उनसे कुछ सुझाव लिए जाएं कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, ठीक है, इसको और किस तरह से बेहतर बनाया जाए, किस तरह के लोगों की जो नीड है उसके हिसाब से कुछ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस या प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर वो अपनी जो भी डिटेल्स हैं सबमिट कर सकते हैं। Which organization collaborated with Women's World Banking to extend the Prayas scheme to self-help group individual women through cluster level federations? क्लस्टर स्तर संघों के माध्यम से SHG व्यक्तिगत महिलाओं तक प्रयास योजना का विस्तार करने के लिए किस संगठन ने महिला विश्व बैंकिंग के साथ सहयोग किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, सिडबी। देखिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी ने विमेंस वर्ल्ड बैंकिंग के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है। किसके साथ? जीविका, बिहार स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन और उमेद महाराष्ट्र SRLM के साथ, जिसके तहत जो प्रयास स्कीम है उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप इंडिविजुअल वुमेन तक जो है एक्सटेंड किया जाएगा थ्रू क्लस्टर लेवल फेडरेशन। प्रयास स्कीम आपको जानना चाहिए सिडबी से संबंधित है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। प्रयास स्कीम सिडबी से संबंधित है और इसका मकसद क्या है? जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, उनको क्रेडिट प्रोवाइड कराना। This partnership will help in unlocking the potential of cluster level federation and will establish a new and scalable credit distribution ecosystem. तो सिडबी जो है पायलट फेज में जो है 35 से 40 जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन हैं उनके साथ पार्टनरशिप करेगा बिहार और महाराष्ट्र में, और लगभग 2 लाख रुपए तक के क्रेडिट प्रोवाइड कराएगा 50,000 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। सिडबी के CMD आप सभी जानते ही हैं, शिवा सुब्रमण्यम रमन है। According to the UNFPA's State of World Population 2024 report, what is India's estimated population? UNFPA की विश्व जनसंख्या की स्थिति 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 1.44 बिलियन। देखिए, इंडिया की जो पॉपुलेशन है ये 1.44 बिलियन है, यानी कि 144 करोड़ है, और 24% जो है इसमें 0 से 14 की जो एज के हैं वो है, ऐसा कहा है UNFPA ने। तो UNFPA यानी कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, इनकी जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 रिपोर्ट है जिसका टाइटल रहा इंटर वुमेन लाइफ्स, थ्रेड्स ऑफ होप, एंडिंग इनइक्वालिटीज इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। इसमें कहा है इंडिया की जो पॉपुलेशन है ये 77 सालों में दुगनी हो जाएगी, और 1.44 बिलियन पॉपुलेशन के साथ भारत पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पर है। फिर चाइना आता है 1.425 बिलियन पॉपुलेशन के साथ। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो जो लास्ट सेंसस कंडक्ट की गई थी 2011 में उसमें 1.21 बिलियन थी। इसमें ये भी कहा है कि जो 24% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 0 से 14 साल के बीच की है, और 17% 10 से 19 साल की है। तो चाइल्ड मैरिज परसेंटेज है इंडिया में ये 23% रहा है 2006 से 2023 के बीच में। 10 से 24 की एज के जो लोग हैं वो 26% हैं, 15 से 64 तक की एज के ग्रुप 68% हैं। 7% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 65 साल या इससे ज़्यादा की है, जिसमें कि
जो पुरुष हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 71 ईयर है, 71 साल है, और महिलाओं की 74 साल है। व्हेन इज द इंटरनेशनल मदर अर्थ डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है अप्रैल 22। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल मदर अर्थ डे या फिर वर्ल्ड अर्थ डे भी इसको कहते हैं। साल 2009 में इसको स्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा। एक रेजोल्यूशन लाया गया था इस डे के लिए बोलीविया के द्वारा। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बोलीविया द्वारा रेजोल्यूशन लाया गया था और तब इसको अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। तो ये डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है साल 2024 में। इस वर्ल्ड अर्थ डे का थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। साथ ही आपको जानना चाहिए 21 अप्रैल की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे इस दिन मनाया जाता है, और 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे भी मनाया जाता है। नेशनल सिविल सर्विस डे की अगर हम बात करें तो 21 अप्रैल 1947 को जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ट्रेनिंग स्कूल जो कि मेट कैफे हाउस दिल्ली में है, यहाँ पर जो फर्स्ट बैच था प्रोबेशनर्स का, उनको एड्रेस किया था, संबोधित किया था। तो उसी इवेंट को मार्क करने के लिए ये नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 21 अप्रैल 2006 से हुई जब न्यू दिल्ली में मनाया गया। तब से अब तक फिर हम मनाते आ रहे हैं। बाकी आप जानते हैं कि चार्ल्स कॉर्नवालिस को हम फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया के नाम से जानते हैं। इंडिया डिलीवर्ड द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स टू विच कंट्री? भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें किस देश को सौंपी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है फिलीपींस। आपको जानना चाहिए कि भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स फिलीपींस को डिलीवर कर दिए हैं साल 2022 में। इससे संबंधित 375 मिलियन US$ की एक डील साइन की गई थी। तो इस वेपन सिस्टम की जो 3 बैटरीज हैं उनको फिलीपींस द्वारा कोस्टल एरिया में डिप्लॉय किया जाएगा, क्योंकि चाइना के साथ फिलीपींस का भी लफड़ा है ना। चाइना के साथ हर किसी देश का है ज़्यादातर, और साउथ चाइना सी से संबंधित रहता ही है अलग अलग देशों के साथ। और इस मिसाइल की जो रेंज है 290 किलोमीटर है। ब्रह्मोस एरोस्पेस की अगर हम बात करें, ये एक जॉइंट वेंचर है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और रशिया की NPO मशीनोस्ट्रोयेनिकिया इसके बीच में, ठीक है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इंडियन आर्म फोर्सेस की जो तीनों ही विंग हैं, एयर, नवल और इंडियन आर्मी, ठीक है, तीनों में ऑपरेशनलाइज की जा चुकी है। ब्रह्मोस NG ये नेक्स्ट जनरेशन, ये एक स्मॉलर और लाइटर वर्जन है इस ब्रह्मोस वेपन सिस्टम का। साथ ही आपको जानना चाहिए DRDO की जो एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है ADA, इन्होंने हाल ही में इंडिजीनियसली डेवलप्ड लीडिंग एज एक्चुएटर और एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल, इसका फर्स्ट बैच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हैंड ओवर किया है। What is the name of the exercise conducted by the Indian Navy on the East Coast? पूर्वी तट पर भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित अभ्यास का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है एक्सरसाइज पूर्वी लहर। देखिए इंडियन नेवी ने एक्सरसाइज पूर्वी लहर को कंडक्ट किया है, जो हमारे देश का ईस्ट कोस्ट है वहां पर, और किसके तत्वावधान में हुआ ये? ईस्टर्न नवल कमांड में जो फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं उनके अगुवाई में ये हुआ है। द एक्सरसाइज विटनेस्ड पार्टिसिपेशन ऑफ शिप्स, submarines, aircrafts and special forces. The exercise also witnessed participation of assets from IAF, Andaman and Nicobar Command and Coast Guard, indicating a very high degree of interoperability among the services. Who is the recipient of the US President's Gold Volunteer Service Award from India? US President Gold Volunteer Service पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन ए है लोकेश मुनि। देखिए इंडिया के जो जैन स्पिरिचुअल लीडर हैं लोकेश मुनि, इन्हें US प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड दिया गया है इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू द पब्लिक गुड एंड ह्यूमैनिटी। जो अवार्डीज हैं इसके प्रेसिडेंट्स वॉलंटियर सर्विस अवार्ड के, इनको सेलेक्ट किया जाता है अमेरिकी कॉर्प्स द्वारा, जो कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की। Who has been honored with the आर्यभट्ट अवार्ड by the Aeronautical Society of India? एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है पाउलुरी सुब्बा राव। देखिए अनंत टेक्नोलॉजीज फाउंडर, CEO एंड चेयरमैन पाउलुरी सुब्बा राव, इन्हें आर्यभट्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। साथ ही इन्हें ASI का डिस्टिंग्विश्ड फेलो टाइटल भी दिया गया। और ये अवार्ड इन्हें क्यों दिया गया है? इनके जो ट्रमेंडस लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन है भारत में एस्ट्रोनॉटिक्स को प्रमोट करने के लिए,
तो उसके लिए अवार्ड दिया गया है। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नामित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, अजीत कुमार के। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अजीत कुमार के को धनलक्ष्मी बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है अप्रूव कर दिया है कि इनको अपॉइंट कर सकते हैं 3 साल के लिए, और इस पद पर ये JK सिवन को रिप्लेस करेंगे। मिस्टर कुमार फिलहाल फेडरल बैंक में चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर के तौर पर कार्यरत है। अशोक लीलैंड हैज साइंड अ पैक्ट फॉर डीलर फाइनेंसिंग विद विच बैंक? अशोक लीलैंड ने किस बैंक के साथ डीलर वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, साउथ इंडियन बैंक। देखिए, हैवी कमर्शियल व्हीकल मेकर अशोक लीलैंड, इसने एक MOU साइन किया है साउथ इंडियन बैंक के साथ, ताकि जो डीलर्स हैं उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें। तो इस पार्टनरशिप के तहत कंपिटिटिव रेट पर फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी जो भी अशोक लीलैंड के डीलर्स हैं उन्हें। साउथ इंडियन बैंक की बात करते हैं, CEO PR शेषाद्री है, हेडक्वार्टर थ्रिसूर केरल में है, और टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। What award did GMR Hyderabad International Airport Limited win in 2024 by Skytrax? GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 2024 में स्काईट्रैक्स द्वारा कौन सा पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है, बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, इसने बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया 2024 जीता है। स्काईट्रैक्स द्वारा अवार्ड दिए गए। दोहा का जो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसे वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट बताया गया है 2024 में। सिंगापुर का जो शंगी एयरपोर्ट है इसे बेस्ट एयरपोर्ट बताया गया है एशिया में, सेकंड बेस्ट वर्ल्ड में, और बेस्ट एयरपोर्ट इमिग्रेशन सर्विस पूरे वर्ल्ड में। इंचियोन एयरपोर्ट जो कि सियोल साउथ कोरिया में है, इसे वर्ल्ड का मोस्ट फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट बताया गया है, और थर्ड बेस्ट एयरपोर्ट है पूरे वर्ल्ड में। आपको जानना चाहिए जो अवार्ड है ये अनाउंस किए गए हैं हाल ही में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, और जो ये स्काईट्रैक्स है लंदन UK बेस्ड एक ग्लोबल एयर ट्रांसपोर्टर रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1989 से काम करती आ रही है, रेटिंग देती है। What position does Hindustan Zinc Limited now hold in the global silver production rankings according to the World Silver Survey 2024? पूछ रहा है कि विश्व सिल्वर सर्वे 2024 के अनुसार हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अब वैश्विक चांदी उत्पादन रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? सही आंसर ऑप्शन बी है, थर्ड। आपको जानना चाहिए कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो कि वेदांता ग्रुप कंपनी है, ये थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर बन गई है ग्लोबली, ऐसा वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 में बताया गया है, जिसे कंडक्ट किया गया द सिल्वर इंस्टीट्यूट USA के द्वारा। सर्वे में ये बताया गया कि जो कंपनी की सिंदसर खुर्द माइन है, ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग माइन है। मैक्सिको बेस्ड फ्रेशनीलो, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है, और पोलैंड की जो माइनर है KGM पोल्स्का मिस, ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्वर की पूरे वर्ल्ड में। विच सिटीज तिरंगा बर्फी एंड धलवा मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट वर अवॉर्डेड GI टैग रिसेंटली? हाल ही में किस शहर की तिरंगा बर्फी और धलवा मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को GI टैग मिला है? सही आंसर ऑप्शन सी है, वाराणसी। आपको जानना चाहिए कि जो तिरंगा बर्फी है काशी की या वाराणसी की, जिसे स्वीट वेपन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स भी कहा जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, इसे हाल में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, GI टैग दिया गया है। केवल इसी को ही नहीं दिया गया, इसके अलावा 5 और प्रोडक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश, जैसे बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, लखीमपुर खेड़ी थारू एम्ब्रॉयडरी, बरेली केन और बैम्बू क्राफ्ट, बरेली जरदोजी क्राफ्ट, और पिलकुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल। इन 6 एडिशंस के साथ ही उत्तर प्रदेश टॉप पोजीशन पर है, जिस राज्य में सबसे ज़्यादा GI टैग प्रोडक्ट दिए गए हैं, टोटल 75। फिर तमिलनाडु है, उसके बाद 58 GI प्रोडक्ट्स उसको दिए गए हैं। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए त्रिपुरा में भी 2 आइटम्स को GI टैग दिया गया है। पहला तो है माताबरी पेड़ा, जो कि एक डेयरी बेस्ड कन्फेक्शनरी आइटम्स है, जो कि प्रसाद के तौर पर त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल गोमती डिस्ट्रिक्ट में चढ़ाया जाता है। और दूसरा है पाशरा, जो कि एक हैंड वूवन क्लॉथ है, स्टेट की जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा यूज़ किया जाता है। वेयर वॉज द 13th यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 हेल्ड? 13वां यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 का आयोजित किया गया। सही आंसर ऑप्शन सी है, ससालतुबो जॉर्जिया। देखिए, इंडियन टीम ने 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 13th यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 में।
ये ओलंपियाड जो है साल्तुबो जॉर्जिया में जो है आयोजित किया गया, और गुड़गांव की कुंजन अग्रवाल और तिरुवनंतपुरम की संजना फिलो चाकू, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। वहीं हिसार की लारिसा और पुणे की साई पाटिल, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज कोलैबोरेटिव विद विच IIT टू डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर सोल्जर्स हेल्थ इश्यूज। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं ने सैनिकों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के लिए तकनीक विकसित करने के लिए किस IIT के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। देखिए, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने एक MOU साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर के साथ कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए। इस MOU के तहत AFMS और IIT कानपुर ये टीम अप करेंगे ताकि नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा सके, उन पर रिसर्च की जा सके, जिनके तहत जो डिफिकल्ट टेरेंस होता है, जैसे पहाड़ के टेरेंस या फिर स्नो वाले टेरेंस, वहाँ पर जो सोल्जर्स हैं उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है ना फेस करनी पड़े। साथ ही आपको जानना चाहिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी हिमाचल प्रदेश के साथ, जिसके तहत सेमीकंडक्टर क्वांटम टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में ये लोग कार्य करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर IIT कानपुर और ब्लॉकचेन फॉर इम्पैक्ट PFI फाउंडेशन बेंगलुरु कर्नाटक, इन्होंने भी एक MOU साइन किया है हेल्थ केयर सेक्टर जो है इंडिया में, उसके लिए काम करने के लिए। विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद क्लीनमैक्स टू बूस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया? भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने क्लीनमैक्स के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है, एप्पल। देखिए, क्लीनमैक्स ने जो है एक जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है फोन मेकर एप्पल के साथ, जिसके तहत हमारे देश में जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनको बढ़ाया जाएगा, उनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। एज पार्ट ऑफ दिस पार्टनरशिप, CleanMax has successfully installed 14.4 megawatt of rooftop solar installation across 6 industrial sites in India, expected to mitigate around 207,000 tons of CO2 emissions throughout their operational life. Who is the head of the 6-member committee constituted by the Ministry of Law and Justice to examine issues relating to the LGBTQIA+ community? LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा गठित 6 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर ऑप्शन सी है, राजीव गौबा। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने 6-member कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसके तहत जो LGBTQIA+ है, यानी कि लेस्बियन, के, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, क्वीर, क्वेश्चनिंग एंड एसेक्सुअल कम्युनिटी, इनसे संबंधित जो भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, उन पर नज़र एक बार लगाई जाएगी और क्या क्या उसमें आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, उससे संबंधित पूरी रिपोर्ट दी जाएगी। इस कमेटी को ऐड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा। एक और कमेटी की बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पैनल सेटअप किया है, जिसके तहत जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो काफ़ी स्मॉल क्वांटिटीज़ में पाए जाते हैं, उनको किस तरह से हम जो है निकाल सकते हैं, किस तरह से उनको रिकवरी कर सकते हैं, तो उसको रिकमेंड करेगी एक कमेटी या ये पैनल। आप सभी जानते हैं क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि लिथियम काफ़ी महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, और इस 7-member जो पैनल है, इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के मेंबर VK सारस्वत करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड? आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल, ABCD। देखिए, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड जो कि आदित्य बिरला ग्रुप का एक पार्ट है, इसने आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल ABCD इसको लॉन्च किया है, जो कि एक ओमनी चैनल डायरेक्ट टू कस्टमर प्लेटफॉर्म है, और मकसद रहेगा अगले 3 सालों में 30 मिलियन यूज़र्स को ऐड करना। तो ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है या फिर ऐप जो लॉन्च की गई है, ये 22 प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि फैसिलिटीज़ ऑफ पेमेंट प्लेटफॉर्म सच एज UPI, बिल पेमेंट, ऑनलाइन रिचार्जेस और लोन्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं ऐसा फ़ोन पे वगैरह जिन पे सारी सुविधाएं रहती हैं, इसी तरह की ये ऐप लॉन्च की गई है। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एग्रीमेंट टू ऑपरेट लार्ज रिसर्च हब इन न्यू दिल्ली? भारत और किस देश ने नई दिल्ली में अनुसंधान केंद्र संचालित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है, रशिया। देखिए, हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स रशिया और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, यहाँ पर एक लार्ज रिसर्च हब को जो है स्टार्ट किया जाएगा। न्यू दिल्ली होस्टेड द इंडो रशियन एजुकेशन समिट, हाल ही में इंडो रशियन एजुकेशन समिट न्यू दिल्ली में हुई है, ठीक है। विच कंट्री हैज़ बिकम द 39th कंट्री टू साइन आर्टेमिस अकॉर्ड्स?
कौन सा देश आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 39वां देश बन गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, स्लोवेनिया। देखिए हाल ही में जो आर्टेमिस अकॉर्ड्स हैं इनको 2 कंट्रीज ने जो है साइन किया है। 38वीं कंट्री बन गई है स्वीडन और 39वीं कंट्री बन गई है स्लोवेनिया। आर्टेमिस अकॉर्ड्स की अगर हम बात करें 2020 की बात है, यूनाइटेड नेशंस और 7 अदर कंट्रीज ने मिलकर आर्टेमिस अकॉर्ड्स को इस्टेब्लिश किया गया था और कुछ गाइडलाइंस इस्टेब्लिश की गई थी ताकि जो आउटर स्पेस है उसका पीसफुल एक्सप्लोरेशन किया जा सके। 13 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग एंड यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। 21 जून 2023 को भारत इसका 27वां मेंबर बना जिसने इस आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया। आपको जानना चाहिए चाइना और रशिया इसके पार्ट नहीं है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।